अब प्रधानमंत्री की ईदी पर फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी शोले भड़क उठे हैं। एक्सक्यूज मी। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुसलमानों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष की ओर से सौगाते मोदी पर जमकर व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का व्यंग है कि ये आज का सबसे अच्छा मजाक है, तो वहीं अखिलेश यादव का तंज है कि ऐसा करने के बाद भी मुसलमानों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रश्न दागा कि सौगात मोदी से पहले मोदी सरकार देश के मुसलमानों को सुरक्षा की सौगात दे। क्या है ये सौगात मोदी जिस पर इतना राजनीतिक शोर मचा हुआ है? तो इसके लिए आपको फिक्र की ये प्रश्नोत्तरी देखनी होगी, क्योंकि इसी के बाद आप सौगाते मोदी पर छिड़ी ये राजनीतिक लड़ाई समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि चुनावी राज्य बिहार में सौगाते मोदी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि बीजेपी की ये सौगाते मोदी योजना क्या है। इसका उत्तर यह है कि बीजेपी ईद से पहले देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी वाली एक किट देने जा रही है। इसकी शुरुआत आज दिल्ली के निजामुद्दीन से हो भी चुकी है। दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर इस किट में क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सौगाते मोदी किट में आटा, दाल, चावल, सेवई, खजूर, मेवा और ड्राई फ्रूट्स होंगे। सौगाते मोदी वाली किट में क्या कुछ और भी होगा खास? तो इसका उत्तर यह है कि पुरुषों के लिए अलग किट होगी, महिलाओं के लिए अलग किट होगी। पुरुषों वाली किट में कुर्ता पैजामा का कपड़ा दिया जाएगा, जबकि महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा दिया जाएगा। बीजेपी ने देश के 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने के लिए ये खास योजना बनाई है। पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के माध्यम से गरीब मुसलमानों से संपर्क करेंगे। औसतन देखें तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी एक मस्जिद की होगी। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों की ईद को और खुशहाल बनाना है। उन्हें सौगात मोदी देकर त्योहार में ज्यादा से ज्यादा खुशियों का रंग भरना है। लेकिन विपक्ष रमजान के महीने में बीजेपी के इस अभियान को राजनीतिक चश्मे से देख रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सौगाते मोदी किट हम देंगे, तो उनके खुशियों में हम शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, क्यों मंतर किया है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का। कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे, तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द बिहार का दौरा कर सकते हैं। उससे पहले बीजेपी की कोशिश है कि सौगाते मोदी का लाभ बिहार के मुसलमानों को भी मिले। बिहार में विपक्ष इसे बीजेपी की मुस्लिमों को साधने वाली कवायद के तौर पर देख रहा है, जबकि वहां भी तमाम पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सियासी इफ्तार कर रही हैं। रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी। सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इफ्तार की दावत दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पटना में इफ्तार दिया, जिसमें खुद सीएम नीतीश भी मौजूद थे। वहीं जब पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी बिहार के मुसलमानों को भी सौगाते मोदी देना चाहती है, तो इस पर बिहार में खूब हंगामा मचा हुआ है। वहां इस योजना पर कैसे कैसे बोल सुनाई दिए। बीजेपी के इस प्लान से सबसे ज्यादा मिर्ची आरजेडी के नेताओं को लगी। क्यों लगी, जरा ये भी जान लेते हैं। फिर बिहार के चुनाव में जीत हार वाला मुस्लिम समीकरण भी समझेंगे। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात मोदी ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को
मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगातें मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ये लोग आरएसएस का मंशा नाथुराम गोडसे का मंशा, ये लोग पूरा विरोधी है। ये सब दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। हमारे बिहार की सत्ता में मुस्लिमों का बड़ा प्रभाव रहा है। राज्य में मुस्लिमों की कुल आबादी 17% है। 2011 के जनगणना के अनुसार नंबर में देखें तो ये जनसंख्या 1,76,00,000 है। बिहार में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि 5% मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया था। यही वजह है कि बिहार में हर दल मुसलमानों को साधना चाहता है और जब बीजेपी भी रमज़ान में भाईचारे का संदेश लेकर ईदी वाली किट के साथ बिहार में मुसलमानों के एक एक घर तक पहुंचना चाहती है तो इस पर सियासी हाय तौबा मची हुई। अब ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु बीजेपी की इस योजना को किस नज़रिए से देख लेते हैं, उनकी बात भी जान लेते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस योजना का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए सौगात पर बीजेपी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस बीजेपी को मुसलमान अपना दुश्मन मानते हैं, वो बीजेपी हमें सौगात दे रही है तो नफरत मिटाने वाला कदम है, भाईचारा बढ़ाने वाला प्रयास है और ऐसे प्रयासों की तारीफ की जानी चाहिए। हालांकि बिहार के मुसलमानों की बात करें तो वो सौगात मोदी पर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता बिहार में कई मुसलमानों के बीच पहुंचे, उनकी राय जानी, उनकी बात आपको सुननी चाहिए। बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले बिहार में सबसे ज़्यादा सियासत मुसलमानों को लेकर हो रही है। बिहार में 17% मुसलमान हैं और मुसलमानों को किसकी इफ्तार पसंद है और किसकी सौगात पसंद है। बिहार के आम मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और आम मुसलमान बिहार में किसके साथ हैं। चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, इधर मांझी हो, निषाद समाज के लोग भी कर रहे हैं। सबका तरक्की देखना चाहिए, मुसलमानों का भी और गैर कौम का भी देखना चाहिए और लोग भी जो हैं कास्ट हैं, सब लोगों को लेके चलना चाहिए। नहीं, मोदी सौगात तो एक अच्छी पहल है। ये तो पहल पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो ऐसा पहल है जिसमें कि सेवई है। हम को भी सुनने में आया है आप ही के किस चैनल से कि सेवैया है, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है, कुर्ते पजामे के कपड़े हैं, लुंगी है, टोपी है, कोई महिला है तो उसके लिए साड़ी है, पेटीकोट है वगैरह, ये सब शॉल वगैरह है। आपको किसकी सौगात पसंद है, लालू, नीतीश, मोदी? मोदी की सौगात अगर वो लच्छा दे रहा है, सेवई दे रहा है तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। ये तो एकदम भीख दे रहा है हमें, तो हमें उसकी भीख नहीं चाहिए। जो हम लोग का अधिकार है वक्फ वोट, वो चाहिए। अब आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा एक वीडियो दिखाते हैं। ममता बनर्जी इन दिनों लंदन में है और वहां से उनका एक वीडियो काफी चर्चा में है। इस वीडियो में ममता बनर्जी लंदन की सड़कों पर चप्पल और सूती साड़ी में जॉगिंग करते नजर आ रही हैं। आमतौर पर जॉगिंग का मतलब होता है स्पोर्ट शूज, ट्रैक पैंट और एक हल्की जैकेट, मौसम के अनुसार। लेकिन ममता बनर्जी के लिए जॉगिंग का मतलब है साड़ी, चप्पल और कैमरों की मौजूदगी। लंदन की सड़क पर उनका ये अंदाज देखकर कई लोग हैरान रह गए, लेकिन ममता के लिए कोई नई बात नहीं है। ये उनकी सादगी वाले ब्रांड की कैमरा पॉलिटिक्स है। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहती हैं कि चाहे वो जहां भी जाएं, अपनी सादगी और संघर्षशील नेता वाली छवि को बरकरार रखेंगी। ये चप्पल और सूती साड़ी ममता बनर्जी की पहचान बन चुके हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा हैं। आप जब भी उनके बारे में सोचेंगे तो आपके जहन में उनकी तस्वीर इसी सफ़ेद साड़ी में उतरेगी। ममता की इस ब्रांड आइडेंटिटी को डिकोड करते हुए पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली है लंदन की सड़कों पर जॉगिंग की और दूसरी है कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च की। दोनों ही तस्वीरों में ममता बनर्जी
चप्पल और साड़ी में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि नेता सिर्फ नीतियां नहीं बनाते हैं, वो बड़ी सतर्कता के साथ अपनी इमेज भी बनाते हैं और ममता बनर्जी इस कला में माहिर हैं। लंदन में ये सिर्फ जॉगिंग नहीं बल्कि एक पब्लिक परसेप्शन वर्कआउट है। ये वो जॉगिंग है जिसमें सेहत के साथ साथ सियासी चमक दमक भी शामिल है। दरअसल जनता को दिखाई जाने वाली छवि के प्रति नेता बहुत सजग रहते हैं और उस छवि को बरकरार रखने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। ममता बनर्जी लंबे वक्त से ये काम कर रही हैं। उनको इस तरह से जॉगिंग करने का पुराना अनुभव है। ये तस्वीर अक्टूबर 2019 की है। इसमें सड़क भी है, ममता बनर्जी भी हैं, जॉगिंग भी हो रही है, बस जगह अलग है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ममता बनर्जी ने 2019 में दार्जिलिंग में 10 किलोमीटर की जॉगिंग की थी। उस वक्त भी साड़ी और चप्पल में उनकी पर्यावरण वाली दौड़ ट्रेंड कर रही थी। अब ज़रा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जनवरी 2019 की है। ममता बनर्जी बैडमिंटन खेल रही हैं। चप्पल और साड़ी यहाँ भी उनकी पर्सनैलिटी या यूँ कहिए कि ब्रांड का हिस्सा है। ये खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था बल्कि इसमें ममता बनर्जी ने अपनी माँ, माटी, मानुष और सादगी वाली ब्रांड स्टोरी में एक नया चैप्टर जोड़ा। कुल मिलाकर ये चप्पल और साड़ी अब केवल ममता बनर्जी के पहनावे का हिस्सा नहीं रह गए हैं बल्कि उनकी सियासी ब्रांड आइडेंटिटी बन गए। फिक्र में अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है और इस खबर में खतरे की ऐसी घंटी है जिसे सुनना बहुत जरूरी है। सोचिए आप अपने घर में बैठे हो, आपकी कार घर के बाहर खड़ी हो और अचानक से आपको एक मैसेज आए कि आपके फास्टैग से पैसे कट गए। आप क्या करेंगे? सोचिए, जहां आपकी गाड़ी कभी गई नहीं वहां के टोल टैक्स से पैसे कटने का कोई मैसेज आए तो आपको कैसा लगेगा? मान लीजिए आपकी गाड़ी नोएडा में हो और टोल टैक्स गुजरात में कटने लगे तो क्या होगा? और शिकायत पर शिकायत के बावजूद अगर रिफंड का पैसा वापस ना मिले तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आज फर्जी टोल टैक्स वाली घंटी को सत्ता में सुनिएगा और समझिएगा, क्या यह साइबर फ्रॉड है या फिर किसी की गलती। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर सवाल है, क्या अब देश में फास्टैग के नाम पर भी साइबर फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि एक शख्स की गाड़ी भोपाल में घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अचानक उन्हें मैसेज आया कि उनका टोल टैक्स हरियाणा के टोल बूथ पर कट गया है। जबकि एक शख्स ऐसे मिले जिन्हें एक ऐसे शहर से टोल टैक्स कटने का मैसेज आया जहां वो अपनी गाड़ी लेकर कभी गए नहीं। आज हम आपको TV9 पर इन पीड़ितों का दर्द सुनाने जा रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। क्या फास्टैग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी चल रही है? क्या फास्टैग के नाम पर किसी तरह के कोई बड़े साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कई शिकायतें आ रही है। शिकायतें भी कुछ इस तरह से कि किसी का वाहन भोपाल में खड़ा हुआ है जो हरियाणा गया ही नहीं और उसका टोल टैक्स हरियाणा में कट गया। मेरा फास्टैग है, ये तो फास्टैग मेरा घर पे रखा था, इससे तो मैंने किया ही नहीं। और ये अवैध तरीके से मेरे पास में मैसेज आया रात को 11 बजे, एक शुक्रवार को आया और एक शनिवार को आया और दोनों सेम टाइम पे मैसेज आए और ये तो फ्रॉड है। ये जब मैंने पेमेंट किया ही नहीं, जब मेरा फास्टैग घर पे है, मैं अन्य माध्यम से पे कर रहा हूँ, तो ये मेरे अकाउंट से क्यों कट रहा है? और कट भी रहा है तो ये दोनों सेम टाइम दिखा रहा है, एक ही टाइम में 2 पेमेंट। मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आए कि जो गाड़ी का फास्टैग है उससे पैसे कट रहे हैं और वो भी पलवल में, हरियाणा में। मुझे हैरत हुई कि मैं यहाँ हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ है, फिर मेरे फास्टैग से पैसे कैसे कट सकते हैं जबकि नंबर मेरी गाड़ी का ही था। 2-3 बार ऐसी समस्या हुई है कि जिस रोड से हम चल रहे हैं उसका टोल तो कटता ही कटता है। उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस रोड पे हम गए ही नहीं उसका भी टोल उसमें हमें शो करता है। इसके लिए आपने कोई शिकायत, कंप्लेंट की कभी? नहीं, हमने कई बार क्या है, फास्टैग पे जो हमारा कस्टमर केयर का नंबर होता है उससे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनने भी उसका ऐसा कोई समाधान हमें दिया नहीं। वो हमें नुकसान। क्या अब साइबर क्रिमिनल्स फास्टैग के साथ भी कोई खेल खेल रहे हैं या फिर किसी की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है? लोगों को फास्टैग से फर्जी टोल कटने के मैसेज आ रहे हैं। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है वो भी समझिए। IHMCL मतलब इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार कई बार टोल प्लाजा पर फास्टैग ठीक से स्कैन नहीं होता है। फास्टैग के रीड न होने पर कई बार टोल ऑपरेटर मैनुअल टोल काटता है, लेकिन जब टोल ऑपरेटर सिस्टम में गाड़ी का नंबर गलत दर्ज कर देते हैं तो फास्टैग वॉलेट से टोल के पैसे कटने का मैसेज उस शख्स को चला जाता है।
जिसका नंबर गलती से सिस्टम में डाला गया। हालांकि भोपाल में लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसे कांग्रेस बीजेपी राज की लूट बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि इसकी जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार की डबल लूट है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गाड़ी खड़ी और टोल कटता है, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इनका झूठ, इनका पाखंड, इनकी लूट, अलग अलग तरीके से जनता को लूटने का जो नया भारत है नरेंद्र मोदी का, उसका एक स्वरूप है। तो बड़ा आश्चर्यजनक है और इस पर माननीय नितिन जी पक्का कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरीके का अगर कुछ हो रहा है तो गड़बड़ है, या तो फिर उस फास्टैग की कॉपी कहीं उसका दूसरा तो कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा है। बिल्कुल जांच की जरूरत है और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के संज्ञान में आया है तो पक्का कार्रवाई होगी इसमें। वैसे हमेशा की तरह हम आपको फिक्र में सिर्फ समस्या नहीं बल्कि उसका समाधान भी बताएंगे। अगर आपके साथ भी फास्टैग से फर्जी टोल कटने की कोई घटना होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे नोट कर लीजिए। अगर आपको गलत तरीके से फास्टैग वॉलेट से टोल कटने का मैसेज आ जाता है तो आप भी IHMCL पर जाकर डायरेक्ट अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स 1033 पर कॉल करके या false deduction@ihmcl.com पर ईमेल कर सकते हैं, जहां शिकायत के बाद आपको फास्टैग वॉलेट से कटे हुए पैसे वापस रिफंड हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक्शन वाले बुलडोजर मॉडल की, जिसकी चर्चा यूपी और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हो रही है। यह विमर्श इन प्रश्नों के साथ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार निर्देश के बावजूद बुलडोजर कलेश क्यों है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में दादा का बुलडोजर ट्रेंडिंग है। ये मॉडल यूपी वाला ही है। वहाँ नॉनस्टॉप आरोपियों के घर ठिकाने बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। वहीं यूपी का बुलडोजर मॉडल सवालों में है। कल सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2021 के एक मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार की फटकार लगाता है। कई चुभने वाले सवाल पूछे गए। वहीं महाराष्ट्र में शहर शहर बुलडोजर वाली त्वरित कार्रवाई हो रही है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान का घर बुलडोजर से गिराया गया। पहले आप गुजरात में ट्रेंड कर रही दादा का बुलडोजर वाली कहानी वो देखिए, क्योंकि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। इसे आप एक घटना से समझ सकते हैं। अहमदाबाद के वस्त्राल में 13 मार्च को होलिका दहन के दौरान दंगे हुए थे। एक्सक्यूज मी। इसके बाद 8,374 अपराधियों की सूची तैयार की गई। 14 में से 6 आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कुल 77 जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, 200 जगह की बिजली आपूर्ति भी काटी गई। इसके अलावा पिछले कुछ महीने से गुजरात में शराब तस्कर, दंगाइयों, अवैध खनन में शामिल लोगों पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बुलडोज़र पर बवाल कर रहे हैं, उन्हें बलवाइयों पे भी सवाल करना चाहिए। जिस तरह से बलवाई, बाहुबली, बकैत जो है वो उनका बंटाधार किया है, बंटाधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोग जो है वो शांति और सौहार्द के साथ रह रहे हैं। तो निश्चित तौर से एक वर्ग है जो वर्ग के बीच बीच में जो है कभी बुलडोज़र पर भी बवाल करेगा, कभी सवाल करेगा, लेकिन बलवाइयों पर और बाहुबलियों पर न सवाल करेगा न बवाल करेगा। अब बात करते हैं यूपी वाले बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि हर जगह मॉडल यही चल रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल पर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पीड़ितों के दावों के आधार पर आपत्ति तो जताई, साथ में कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी करने पर यूपी सरकार को फटकार भी लगाई। मामला था प्रयागराज का, जहां वर्ष 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और अन्य के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस मामले में पीड़ित के आरोपों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटिस के 24 घंटे के अंदर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस बुलडोजर कार्रवाई ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। राज्य सरकार को उचित समय देकर निष्पक्षता से काम करना चाहिए। 6 मार्च को नोटिस दिया, 7 मार्च को बुलडोजर एक्शन हुआ। कार्रवाई से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए था। नोटिस चिपका कर दिए गए थे, जो कानूनी तरीका नहीं, केवल आखिरी नोटिस ही कानूनी रूप से दिया गया था। अदालत ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के घर को दोबारा बनाने की अनुमति भी दी है। हालांकि भारत के अटॉर्नी जनरल आर
वेंकटरमणी ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि 3 नोटिस दिए गए थे, इसीलिए यह नहीं कह सकते कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी सरकार राजनीतिक रूप से घिर चुकी है, विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। और आखिर में आपको सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जो गरीबों के इलाज से जुड़ी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि अगर हमें पता चला कि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा है, तो हम इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल को एम्स को सौंप देंगे। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने टिप्पणी की कि अपोलो समूह द्वारा दिल्ली के पॉश इलाके में 15 एकड़ जमीन पर बनाया गया अस्पताल, जिसे सिर्फ 1 रुपए के सांकेतिक पट्टे पर दिया गया था, उसे नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर्मूले पर चलाया जाना था, लेकिन इसके बजाय ये एक शुद्ध व्यापारिक संस्थान में बदल गया है, जहां गरीब लोग मुश्किल से इलाज करा पाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार गरीब मरीजों की देखभाल करने के बजाय अस्पताल से मुनाफा कमा रही है, तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बेंच ने अस्पताल की मौजूदा बिस्तर क्षमता के बारे में भी जानकारी मांगी और पिछले 5 वर्षों के ओपीडी रोगियों के रिकॉर्ड मांगे। बेंच ने कहा कि हलफनामे में यह भी बताया जाएगा कि पिछले 5 वर्षों में कितने गरीब रोगियों को मुफ्त में इलाज दिया गया।